तो आज के सेशन में हम अपनी जुडिशरी की तैयारी को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के संदर्भ में। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के हम सारे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले हम उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जो ना केवल हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जानना भी ज़रूरी होता है, बल्कि साथ ही साथ एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है उसी में से एक क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय। नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, विशेष चीज के लिए कोई न्यायालय बनाया जाएगा। अधिनियम 2000 कब का है? ये 11 का है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप नियम पढ़ रहे हैं वो कब का है। तो ये है 2011 का। फिर दूसरी बात, जब भी हम कोई भी अधिनियम पढ़ने जाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप ये देखा करिए कि उसमें कुल अध्याय कितने हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि इसमें अध्याय कितने हैं। तो इसमें अध्याय है कुल 4। ठीक है, अध्याय कितने हैं? 4। और इसमें कुल धाराएं कितनी हैं, सेक्शंस कितनी हैं? तो कुल इसमें है 26 सेक्शंस है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम जो है वो कब का है? 2011 का है। दूसरी बात, इसमें अध्याय कितने हैं? तो 4 अध्याय हैं। तीसरी बात, इसमें सेक्शन कितने हैं? तो इसमें सेक्शन है कितने? 26। ठीक है, चलिए अगली पेज की ओर चलते हैं। अब जब इतनी चीजें हैं तो फिर अगली बात ये आती है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली? ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति। तो राष्ट्रपति की जो अनुमति मिली वो अनुमति मिली है कब मिली? 7 फरवरी को। 7 फरवरी 2012 को अनुमति मिली। ठीक है, और ये जो अधिनियम है ये लागू कब हुआ? ठीक है, अनुमति तो 7 फरवरी को मिल गई थी और ये लागू कब से हो गया था? तो ये 5 फरवरी से ही लागू हो गया था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर एक जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये पूछा जाता है कि भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में यह अधिनियम आया था? ठीक है, तो भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में ये आया था? ये आया था 62वें वर्ष में। भारतीय गणराज्य के 62वें वर्ष में यह आया था। ठीक है, अब सबसे पहली बात ये सवाल मन में आना चाहिए कि मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? ठीक है, कि इस अधिनियम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले होते थे, ठीक है, तो कोर्ट में क्या है, केसेस डेट पर डेट चलते हैं, तो निर्णय होने में समय लग जाता है। तो जो भ्रष्टाचार संबंधी जो मामले हैं उनके तुरंत विचारण करने के लिए इन विशेष न्यायालयों का गठन किया गया। तो मुख्यतः ये किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट बात आती है कि इसमें जो 4 अध्याय हैं, ठीक है, तो 4 अध्याय में कौन कौन सा अध्याय किससे संबंधित है? तो पहला अध्याय तो हमेशा किससे रहता है? प्रारंभिक से रहता है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी कहते हैं। ठीक है, पहला अध्याय क्या है? प्रीलिमिनरी है। दूसरा अध्याय है विशेष न्यायालयों की स्थापना से है। ठीक है, दूसरे में हम क्या देखेंगे? विशेष न्यायालयों की स्थापना। ठीक है, 2 अध्याय हो गए। फिर तीसरा जो अध्याय है, ठीक है, तीसरा अध्याय जो आता है वो आता है संपत्ति का अधिहरण करना। क्या करना है? संपत्ति का अधिहरण। और फिर चौथा जो आता है ये होता है प्रकरण, जिसमें हम मिसलेनियस अलग अलग प्रकार की जो सेक्शंस हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 4 अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं कुल मिलाकर के? 26 जो है इसमें धाराएं हैं। और यह नियम कब अधिनियमित हुआ था? ये अधिनियमित हुआ था 2011 में। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी? 7 फरवरी को। ठीक है, और लागू कब हो गया था? 5 फरवरी से। ठीक है, और भारतीय गणराज्य के कौन से वर्ष में हुआ था? 62वें वर्ष में हुआ था। धारा कब की है? 2011 की। लागू होने की और राष्ट्रपति की अनुमति कब की है? 12 की है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद हो गया। और किससे संबंधित है ये? भ्रष्टाचार के जो प्रकरण होते हैं उनके तुरंत निराकरण से संबंधित है। तो
तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसे लेकर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को राष्ट्रपति की स्वीकृति किस दिनांक को मिली थी? अभी अभी हमने अपने जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर ये बात चर्चा की थी। ठीक है, तो बताइए इसके ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? कब हुआ था? 10 जनवरी 2012, 7 फरवरी 2012, 10 फरवरी 2012 और 15 फरवरी 2012। कब हुआ था इसमें से? तो सही ऑप्शन है 7 फरवरी 2012 को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति जो है वो मिली थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 का विस्तार क्षेत्र है, तो कहाँ है इसका विस्तार? अब चूंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है इसलिए गलती से भी संपूर्ण भारत लगाकर मत आ जाना। तो चूंकि ये मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम से संबंधित है इसलिए क्या होगा, ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो हमने अपने जब शुरू किया था तभी हमने देखा था कि इसमें 4 अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं? कुल 26 धाराएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 4, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय का उद्देश्य क्या है? तो हमने ये भी देखा था कि इस अधिनियम को बनाया क्यों गया है। तो क्यों बनाया गया है इस अधिनियम को? भ्रष्टाचार के मामलों में तुरंत विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन, अनुपात धन एवं संपत्ति का अधिहरण करने के लिए विशेष न्यायालय का गठन, उपरोक्त दोनों, केवल ए सही। तो वास्तव में क्या है, उपरोक्त दोनों के लिए ही इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है, अर्थात इस अधिनियम को बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को संपूर्ण मध्य प्रदेश में किस दिनांक को लागू किया गया है? तो हमने 2 डेट्स पढ़ी थी। एक डेट हमने पढ़ी थी कि राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी और दूसरी डेट हमने पढ़ी थी कि इसे लागू कब किया गया था। तो इसे लागू कब किया गया था? 7 फरवरी 2011 को, 8 फरवरी 2011 को, 10 फरवरी 2011 को और 15 फरवरी 2011 को। ठीक है, तो इसको क्या देखा था हमने? 15 फरवरी 2011 को क्या किया गया था? इसे लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? संपूर्ण मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, इस अधिनियम की किस धारा में विभिन्न शब्दों को परिभाषित किया गया है? तो कहाँ पर परिभाषित किया गया है? जनरली हम सभी में देखते हैं कि धारा 2 जो होता है वो परिभाषा से संबंधित होता है। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है? धाराओं को धारा 2 में विभिन्न जो परिभाषा है उसको दिया गया है। प्रश्न 7 देखिए, इस अधिनियम की धारा 2(1) क में अधिनियम से अभिप्रेरित है। 2(1) क में किसे परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो बताइए। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को परिभाषित किया गया है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को परिभाषित किया गया है। बी ऑप्शन में है भारतीय दंड संहिता 1860 को परिभाषित किया गया है या उपरोक्त सभी को। तो किसे परिभाषित किया गया है? तो 2(1) क में जो परिभाषित किया गया है वो है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, धारा 2(1) ख में परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी से कौन अभिप्रेत है? प्राधिकृत अधिकारी किसे कहा गया है? तो ए है उच्च न्यायिक सेवा में सेवारत कोई अधिकारी, अपर सेशन न्यायालय और उच्च न्यायिक सेवा का कोर्ट सेवारत अधिकारी और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो। तो 2(ख) में जो परिभाषा दी गई है
वो दी गई है उच्च न्यायिक सेवा का कोर्ट सेवारत अधिकारी और जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो, अर्थात जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 9 में आते हैं, संहिता। संहिता से आशय है, संहिता से क्या आशय है? भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता, उपरोक्त सभी। तो इस अधिनियम की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम में के बेयर एक्ट में जो संहिता शब्द प्रयोग किया जाता है, वो संहिता शब्द प्रयोग किया जाता है दंड प्रक्रिया संहिता के लिए। तो वो किससे संबंधित है? दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। प्रश्न 10 देखिए, अपराध। अपराध परिभाषित है, अपराध को की परिभाषा कहाँ दी गई है? भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम में और उपरोक्त सभी में। तो हम क्या देखते हैं कि अपराध की जो परिभाषा है, अपराध की परिभाषा उपरोक्त सभी में है। भारतीय दंड संहिता में भी दी गई है, दंड प्रक्रिया संहिता में भी दी गई है, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम में भी दी गई है। और तो इसमें क्या आएगा? सभी जो है वो सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न 11, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2000 की किस धारा में अपराध को, अब यहाँ पर पर्टिकुलर पूछ रहा है। पर्टिकुलर क्या पूछ रहा है कि इस अधिनियम में, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम में अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2(1) अंगा में, यानी कि इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, 2(1) अंगा में परिभाषित किया गया है। चलिए अब बढ़ जाते हैं अध्याय 2 से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उसमें। विशेष न्यायालय से अभिप्रेत है, विशेष न्यायालय का क्या अर्थ लगाया गया है? तो देखते हैं विशेष न्यायालय का क्या अर्थ लगाया गया है। धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, धारा 4 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय, धारा 5 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय और धारा 6 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय की बात की गई है, वो कौन से विशेष न्यायालय की बात की गई है? जो कि धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय है, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, वे ही अर्थ हैं। ठीक है, जिनको परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन यहाँ पर जिसे यूज किया जा रहा है, ठीक, तो वो कौन से हैं? देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित किया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में परिभाषित किया गया है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता या भ्रष्टाचार निवारण में परिभाषित किया गया है। तो इसमें जो परिभाषा दी गई है वो क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में जो दिया गया है उससे ये संबंधित है। प्रश्न 14, विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि विशेष न्यायालय की स्थापना कहाँ पे किया गया है। तो हमने 4 अध्याय पढ़े थे और चारों अध्याय के नाम भी मैंने आपको बताए थे। तो इसमें से जो विशेष न्यायालय है वो कहाँ है? अध्याय 2 में है। ठीक है, चलिए प्रश्न 15, अधिनियम की धारा 3 में राज्य सरकार किस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करेगी? किस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है? सजा देने के लिए, संज्ञान लेने के लिए, त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए और उपरोक्त सभी के लिए। तो किस लिए किया गया है? त्वरित विचारण के प्रयोजन के लिए इस नियम की धारा के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, विशेष न्यायालय की अध्यक्षता किस न्यायाधीश द्वारा की जाएगी? अब बात आती है कि ये जो विशेष न्यायालय बनाया गया है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो क्या उच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी, विशेष न्यायालय द्वारा की जाएगी, उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट न्यायाधीश द्वारा की जाएगी या उपरोक्त में से कोई नहीं? ठीक है,
तो बताइए क्या है इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही ऑप्शन है। उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी न्यायाधीश द्वारा इस मामले की सुनवाई जो है वो की जाएगी। ठीक है। प्रश्न 17, विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश हो सकेंगे। विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश कौन हो सकेंगे? जो सेशन न्यायालय है, जो अपर सेशन न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो। ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो है वो इसके लिए सही है। विशेष न्यायालयों के न्यायाधीश कौन होंगे? जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो, यानी कि पहले भी हो सकते हैं या अभी भी जो है। प्रश्न 18, विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान से संबंधित धारा कौन सी है? विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान, विशेष न्यायालय द्वारा जो मामलों का संज्ञान लिया जाता है वो कौन सी धारा में ये चीज दी गई है? तो ये बात आपको दी गई है धारा 4 में। ठीक है। प्रश्न 19, विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उनका विचारण करेगा जो उसके समक्ष संस्थित हो, जो उसके समक्ष लाया जाए, रखा जाए या संस्थित किए जाए या धारा 10 के अधीन उसे अंतरित किए जाए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है। तो विशेष न्यायालय कैसे मामलों को संज्ञान में लेगा? जो उसके समक्ष संस्थित किए जाए या धारा 20 के अधीन जो है उसे अंतरित किए जाएंगे। प्रश्न 20, इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? ठीक है। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत करती है? तो किस धारा के अंतर्गत करती है? धारा 5 के अंतर्गत राज्य सरकार क्या करती है? घोषणा करती है। प्रश्न 21, क्या मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 5 की उपधारा 1 में की गई घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है या नहीं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 5 की उपधारा 1 में की गई घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है? ठीक है। तो इसके जो ऑप्शन में दिया गया है, हाँ उच्च न्यायालय में किया जा सकता है, बी सेशन न्यायालय में किया जा सकता है, सी नहीं ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, और डी नहीं क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसी शक्ति प्रदान की है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है, नहीं ऐसी घोषणा को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 22, क्या कहता है प्रश्न 22? इस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 1 में की गई घोषणा के प्रभावों का वर्णन किया गया है। ठीक है। इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो बताइए किस धारा में किया गया है इसका वर्णन? वो किया गया है धारा 6 में, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है। चलिए प्रश्न 23, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 7 के अंतर्गत अपराधों के विचारण की विशेष न्यायालय अधिकारिता किन अपराधियों पर होगी? तो किस प्रकार के अपराधियों पर होगी धारा 7 के अंतर्गत विचारण? ऑप्शन ए है, इनकी घोषणा धारा 5 के अधीन की गई हो, ऐसे अपराध के प्रमुख आरोपी षड्यंत्रकारी या दुष्प्रेरक जिनके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा की गई हो, केवल मुख्य आरोपी के, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, ऐसे अपराधों के मुख्य आरोपी षड्यंत्रकारी या दुष्प्रेरक जिनके संबंध में धारा 5 के अधीन घोषणा कर दी गई हो, उनकी अधिकारिता होगी। ठीक है। चलिए प्रश्न 24,
विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों का वर्णन किस धारा में किया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है आपका आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि विशेष न्यायालय की प्रक्रिया और शक्ति का वर्णन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका धारा 8 में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है, धारा 8 में इनका वर्णन किया गया है। प्रश्न 25, इस अधिनियम के अधीन किस अपराध का विचारण करने में विशेष न्यायालय किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? तो किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा पढ़ते हैं। सेशन न्यायालय के विचारण की, मजिस्ट्रेट के समक्ष सम्मन मामलों की, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों की और संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया से। देखिए, इसमें सीधी सी बात है, चूंकि ये विशेष न्यायालय है और भ्रष्टाचार संबंधी जो भी मामले हैं उनके तुरंत विचारण के लिए किया गया है। और जब ऐसी बात आ रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि इस मामले का विचारण किस हिसाब से किया जाएगा, जैसे कि मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामलों की प्रक्रिया जो होती है उसके हिसाब से की जाएगी। ठीक है, ये कॉमन सेंस है, मतलब इसको रटने की आवश्यकता आपको नहीं है। प्रश्न 26, इस अधिनियम के अंतर्गत विचारण में विशेष न्यायालय कितना दंड प्रदान कर सकेगा? ठीक है, कितना दंड प्रदान कर सकेगा? तो सजा के लिए क्या है? 10 वर्ष तक का कारावास, आजीवन कारावास, 7 वर्ष तक का कारावास या फिर विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश। तो स्पष्ट है कि विधि द्वारा जो दंडादेश निश्चित किया गया है उसी के अनुसार से दंड दिया जाएगा। प्रश्न 27, विशेष न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपील से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आईएमपी है। तो सबसे पहले बताइए कि किस धारा के अंतर किया जाता है। तो ये जो अपील जो है वो कहाँ किया जाता है? धारा 9 के अंतर्गत अपील की जाती है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न 28, अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत न्यायालय को दंडादेश के आदेशों के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में होगी? अब धारा 9 के अंतर्गत हम अपील तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो अपील है, ठीक है, ये अपील कहाँ होगी? ठीक है, तो देखते हैं कहाँ होगी। सत्र न्यायालय में होगी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में होगी, उच्च न्यायालय में होगी या उपरोक्त किसी भी न्यायालय में अपील की जा सकती है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि किसी भी न्यायालय में होगा, इसकी अपील जो है वो सिर्फ कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी। प्रश्न 29, विशेष न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की अवधि, मतलब कितने दिनों के अंदर हम अपील कर सकेंगे? तो जैसे कि सभी में है, कॉमन है, आप सबको पता है कि लगभग 30 दिन का समय हमको मिलता है अपील के लिए। तो यहाँ भी उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, निर्णय की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है क्या करना पड़ेगा? अपील करना होगा। प्रश्न 30, विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में मामलों के अंतरण का प्रावधान किसमें किया गया है? मतलब एक विशेष न्यायालय में यदि प्रक्रिया चल रही है और उसे दूसरे विशेष न्यायालय में उसका ट्रांसफर करना है, तो वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आईएमपी है। ठीक है, तो इसका प्रावधान किसमें किया गया है? तो इसका प्रावधान किया गया है धारा 10 में। ठीक है, चलिए प्रश्न 31, एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित कौन कर सकेगा? कौन जो है वो मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करेगा? तो ट्रांसफर का जो सिर्फ अधिकार है, वो अधिकार सिर्फ किसे है? उच्च न्यायालय को है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन 32, किसी विचारण में विशेष न्यायालय कब स्थगन कर सकेगा? एडजर्नमेंट दे दिया जाता है जब किसी मामले का विचारण चल रहा होता है, तो किसी भी कारण से, तो किस विचारण में विशेष न्यायालय स्थगन कब दे सकेगा? इस मामले में एडजर्नमेंट कब दिया जाएगा? ठीक है, तो बताइए
किसी भी प्रायोजन से दे सकेगा, या आवेदक बोलेगा तो किया जाएगा, या उच्च न्यायालय के निर्देश पर दिया जाएगा, या लिखित कारणों से न्याय हित में। तो इसके लिए कोई विशेष प्रायोजन की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रायोजन से अगर न्यायालय को किसी भी क्षण ये लगता है कि विचारण के दौरान हमें एडजर्न करना है मामले को, तो वो किसी भी प्रायोजन से कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामलों को संस्थित किए जाने या अंतरण की तारीख से कितने दिनों के भीतर निपटाएगा। ठीक है, तो कितने दिनों के भीतर कम से कम निपटाना पड़ेगा मामलों को, चाहे मामला जब लगा हो तब से लेकर के बात हो, या मामला एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में जब ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस स्थिति में भी कितने दिनों के भीतर मामले का निपटारण करना होगा। तो ये निपटारण जो करना होगा वो 1 वर्ष के भीतर करना होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न है अध्याय 3 से संबंधित, मतलब संपत्ति के अधिहरण से संबंधित है, जो कि धारा 13 से लेकर धारा 19 तक में दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रश्न 34। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के संपत्ति के अधिहरण के संबंध में किस धारा में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिहरण का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है किसमें, धारा 13 में किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 35 की ओर। इस अधिनियम की धारा 13 के तहत राज्य सरकार को जब यह विश्वास हो कि किसी लोक पद धारण कर चुके लोक सेवक ने इस अधिनियम के अधीन कोई संपत्ति या धन प्राप्त कर लिया है, किसे आदेश देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी। ठीक है, तो किसे आदेश देगी वो, लोक अभियोजक को, प्राधिकृत अधिकारी को, लोक सेवक को, प्राधिकृत अधिकारी को। ठीक है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है वो किसे देगी, लोक सेवक को, प्राधिकृत अधिकारी को क्या करेगा, इस आदेश देने के लिए कहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 36, धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर। ठीक है, तो धारा 13 क्या है, धारा 13 में किस बात का प्रावधान है कि संपत्ति के अधिहरण का प्रावधान है। तो धारा 13 के अधीन किया गया कोई आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति पर जिसके संबंध में आवेदन किया गया है एक सूचना तामील करेगा, जो क्या होगा, सामान्यतः कितने दिनों से कम का नहीं होगा, मतलब कितने दिनों पहले ये बात उसको बता दी जाएगी। तो कम से कम 30 दिनों के पहले उसे ये बात बता दी जाएगी। ठीक है, तामीली हो जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राधिकृत अधिकारी में निम्न में से क्या अभिप्रेत है। जो यहाँ पर हम लगातार प्राधिकृत अधिकारी ये पढ़ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या है, विशेष न्यायालय का कोई न्यायाधीश होगा, उच्च न्यायिक सेवा या कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश हो, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो। बी और सी दोनों सही है। तो वास्तव में इसमें जो बी और सी जो है वो दोनों सही है, मतलब प्राधिकृत अधिकारी से संबंधित क्या है, उच्च न्यायिक सेवा का कोई सेवारत अधिकारी जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो, या तो फिर क्या होगा, जो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो या रहा हो, मतलब अगर वो रिटायर्ड भी है तो वो भी क्या हो सकता है, प्राधिकृत अधिकारी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 38 की ओर चलते हैं। विशेष न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब यहाँ पर ये आप लोग इन बातों का विशेष ध्यान दिया करो, प्रश्न में जब भी आता है ये क्या कह रहा है, कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पढ़ते हैं, अध्याय 3 में इसके संबंध में प्रावधान है। विशेष न्यायालय के संबंध में अध्याय 3 में जो है वो क्या है, इसका प्रावधान दिया गया है। तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अध्याय 3 तो जो है क्या है, वो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है। तो सबसे पहले तो पहला ही वाला ही हो गया। अब पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो दिया है
उनको भी हम क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। अपराधों के त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल नहीं। विशेष न्यायालय की अध्यक्षता उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट हो, और उच्च न्यायालय बिल्कुल भी नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो गलत है, क्योंकि अध्याय 3 जो है वो किससे संबंधित है, संपत्ति के अधिहरण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39, इस अधिनियम की धारा 15 प्रावधान करती है। क्या दिया गया है इस अधिनियम की धारा 15 में? अधिहरण के संबंध में है, अधिहरण के लिए सूचना के संबंध में है, कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण करने के संबंध में है, या फिर अपील के संबंध में है। तो धारा 15 जो है वो कतिपय मामलों में संपत्ति का अधिहरण करने से संबंधित है। प्रश्न 40, जहां धारा 14 के अधीन सूचना के पश्चात उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट कोई धन या संपत्ति या दोनों किसी भी तरह से अंतरित किया जाता है, तो वह अंतरण कैसा होगा? वो अविकृत होगा, ठीक है, वो शून्य होगा, वो केवल शून्य होगा, या तो फिर वो अकृत और शून्य माना जाएगा। तो वो क्या माना जाएगा? अकृत और शून्य माना जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन 41, अध्याय 3 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किस धारा में अपील कर सकता है? जो संपत्ति, अध्याय 3 मतलब संपत्ति का अधिहरण, और संपत्ति के अधिहरण से संबंधित अगर कोई व्यक्ति व्यथित होता है, तो वो कौन सी धारा के अंतर्गत अपील कर सकता है? तो वह जो है वो अपील कर सकता है, वो धारा 17 के अंतर्गत अपील कर सकता है। चलिए अब अगला है, अध्याय 3 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको कि अपीली आदेश पारित किया गया है, कितने दिनों के भीतर अपील कर सकेगा? 45 दिन, 60 दिन, 1 माह या 30 दिन। तो फिर बात वही आती है, अपील के संबंध में जितने भी प्रावधान हैं लगभग सब में 30 दिन की समयावधि दी जाती है। तो इसलिए इसका भी जो ऑप्शन डी है वो सही ऑप्शन है, 30 दिन के भीतर। अगला प्रश्न, धारा 17 के अधीन अपील प्राधिकृत अधिकारों के आदेश से किसे की जा सकेगी? जो अपील कर रहे हैं प्राधिकृत अधिकारी के आदेश से धारा 17 के अंतर्गत कर रहे हैं, वो कहाँ करेंगे? तो वो कहाँ किया जाएगा? उच्च न्यायालय में किया जाएगा, ठीक है। चलिए, धारा 17 की उपधारा 1 के अधीन कोई अपील उसके किए जाने की तारीख से की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी। तो कितनी अवधि के अंतर्गत उससे निपटा देना है? 6 माह के भीतर। 6 माह के भीतर क्या करना है? उस अपील का निपटारा कर देना है। चलिए अब मिसलेनियस चैप्टर जो कि 20 से 26 तक है, पढ़ते हैं। विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश के विधिमान्य होने के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? ठीक है, तो किस धारा में वर्णित किया गया है कि अगर विवरण में कोई त्रुटि के कारण सूचना या आदेश विधिमान्य के संबंध में, तो ये जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया है धारा 20 के अंतर्गत। क्वेश्चन 46, इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि के होंगे। क्या होंगे? कि अतिरिक्त होंगे, अल्पीकरण में होंगे, अतिरिक्त होंगे ना कि अल्पीकरण में होंगे, या अल्पीकरण में नहीं होंगे। तो ऑप्शन सी जो है वो अतिरिक्त होंगे ना कि अल्पीकरण में होंगे। चलिए क्वेश्चन 47, अन्य किसी विधिक कार्रवाई के वर्णन का प्रावधान करती है। अन्य किसी विधिक इसका वर्णन कहाँ पर किया जाता है? 47, बताइए किस धारा के अंतर्गत है? किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? धारा 24 के अंतर्गत जो है वो अन्य विधिक कार्रवाइयों का वर्णन कहाँ दिया गया है? धारा 24 के अंतर्गत किया जाएगा। क्वेश्चन 48, सद्भावना पूर्वक कार्रवाइयों का संरक्षण किस धारा के अंतर्गत है?
अगर इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई की जा रही है जो सद्भावनापूर्वक है, तो इसका संरक्षण किस धारा के अंतर्गत किया जाएगा? ठीक है, तो ये जो किया जाएगा वो है धारा 23 के अंतर्गत, मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 49, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसे है? तो किसे है भाई नियम बनाने की शक्ति? ये जो अधिनियम है, अधिनियम तो अधिनियम किसका है? अधिनियम राज्य सरकार का है। अगर अधिनियम राज्य सरकार का है तो फिर नियम बनाने की शक्ति भी किसे होगी? जाहिर सी बात है, राज्य सरकार को ही होगी। तो 49 का जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 50 में क्या दिया है? किस धारा में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का वर्णन किया गया है? राज्य सरकार नियम बनाएगी ये तो ठीक है, लेकिन इसका वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये जो वर्णन किया गया है ये किया गया है धारा 25 में। ठीक है, कि राज्य सरकार क्या करेगी? नियम बनाएगी। ठीक, चलिए प्रश्न 51, इस अधिनियम के अध्यारोही प्रभाव होगा वह किस धारा में वर्णित है? प्रभाव कैसा होगा? इस धारा में जो प्रभाव होगा वो अध्यारोही प्रभाव होगा। तो इस बात को कहा गया है धारा 25 में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 52, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाइयों को कितने समय के भीतर दूर कर सकेगी? ठीक है, तो कितने समय के भीतर दूर से कर सकेगी? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष? तो वो समय अवधि है 2 वर्ष। ठीक है, 53, किसके विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश अविधिमान्य नहीं होगा? किसके विवरण में त्रुटि? अगर कोई इस प्रकार का विवरण प्रस्तुत करता है और अगर उसमें त्रुटि है तो कोई भी आदेश अविधिमान्य नहीं होगा। संपत्ति के विवरण में, धन के विवरण में या व्यक्ति के विवरण में, या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, इनमें से चाहे किसी में भी त्रुटि हो जाए तो सिर्फ इस बात से कि त्रुटि हो गई है उसका लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन 54, कौन मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाइयों को दूर कर सकेगा? तो नियम बनाने की शक्ति किसे है? राज्य सरकार को। इसमें जो कठिनाइयां होगी उसे कौन दूर करेगा? फिर राज्य सरकार ही दूर करेगी। प्रश्न 55, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के अंतर्गत राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाइयों को कितने समय में दूर करेगी? ये रिपीट हो रहा है क्या? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो कितने समय में दूर करेगी? अच्छा, ये कठिनाइयों की बात कर रहा है ना, कठिनाइयों की बात कर रहा है। हाँ, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो ये कितने समय में दूर करेगी? 2 वर्ष में जो है क्या करेगी? कठिनाइयों को दूर करेगी। क्वेश्चन 56, किसके विवरण में त्रुटि के कारण सूचना या आदेश अविधिमान्य नहीं होगा? तो किसके कारण? अभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। विधि के विवरण में, धन के विवरण में, व्यक्ति के विवरण में या उपरोक्त में से सभी? तो वो किसी के भी विवरण में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे अविधिमान्य घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सत्य कथन चुनिए, इनमें से सत्य कथन को चुनना है। राज्य सरकार अधिसूचना इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल राज्य सरकार बना सकेगी। ठीक है, दूसरा है राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। बिल्कुल, जब राज्य सरकार की बात हो रही है तो नियम राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे ही जाएंगे। तीसरा है मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के उपबंध किसी असंगति की दशा में अविभावी होंगे।
बिल्कुल ये भी सही है। तो वास्तव में क्या है, सत्य कथन को चुनिए। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो कैसे हैं, सत्य कथन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 58 के लिए। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के किस धारा में अध्यारोही प्रवाह का उल्लेख किया गया है? तो अध्यारोही प्रवाह का जो उल्लेख किया गया है वो धारा 25 में किया गया है। ठीक है। और अब है हमारा सबसे अंतिम प्रश्न। कौन मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाइयों को दूर कर सकेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो कौन दूर कर सकेगा भाई? राज्य सरकार ही इसमें जो कठिनाइयां हैं उसको दूर कर सकेगी। तो इस प्रकार से हमारा ये भी जो अधिनियम है वो पूरा होता है। इसको भी हमने संक्षिप्त में ही सही, लेकिन हमने मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को समझा और उसके इतने एमसीक्यूज लगाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अब तक की जितनी क्लासेस होंगी उन सभी क्लासेस को आपने देखा होगा। और अगर आपने बालाजी क्लासेस की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासेस भी चलती हैं और साथ साथ में हमारे जो लॉ से संबंधित, जुडिशरी प्रिपरेशन से संबंधित क्लासेस हैं वो भी चलती हैं। तो आपने अगर हमारी क्लासेस को नहीं देखा होगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर प्लेलिस्ट दी गई है और प्लेलिस्ट से जा कर के आप बहुत ही आसानी से अपनी पसंद के जो भी टॉपिक से संबंधित आपको समझना है उस टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं और उससे संबंधित जो एमसीक्यूज़ हैं वो लगा सकते हैं और अपनी परीक्षा की जो तैयारी है उस दिशा में आप औरों से 10 कदम आगे होंगे। ये बिल्कुल 100% मेरा ये मानना है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए और सभी वीडियोस को देखें। मिलते हैं अगली क्लास में।